एक लड़की थी जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और उसने तैयारी करते वक्त भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आने वाले सावन में मैं कांवड़ यात्रा उठाऊंगी। दोस्तों, समय बीतता जाता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अपने भगवान भोलेनाथ से जो मन्नत मांगी थी उस हिसाब से वे सावन के महीने में कांवड़ उठाने के लिए अपने घर परिवार में कहती है। घर परिवार बहुत ही बड़े लोग थे। उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन जब वह जिद पर अड़ गई तो वो लोग हार जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी मन्नत पूरी हुई है तो तुम जा सकती हो। दोस्तों, वो लड़की चली जाती है कांवड़ लेकर के। रास्ते में जा रही होती है, नहा धो करके अपना कांवड़ उठाती है और रास्ते में भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ रही होती है। अचानक एक कैंप लगा होता है, उसके पास पहुंचती है। तभी उसमें से एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ होता है और उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए इस कहानी में इस लड़की के साथ क्या होता है ये इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं सच्ची घटना लेकर आया हूँ ये घटना है हरिद्वार की। दरअसल दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, एक परिवार था। परिवार के मुखिया जिनका नाम जो है राजीव गोयल था, वैसे भी डॉक्टर थी और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम अनन्या गोयल था। अनन्या गोयल तैयारी कर रही होती हैं तो तैयारी के वक्त वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आने वाले सावन में मैं हरिद्वार से कांवड़ उठाऊंगी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पैदल यात्रा करूंगी। दोस्तों, समय ऐसे बीतता चला जाता है और उनकी मेहनत रंग लाती है। उनका सिलेक्शन इनकम टैक्स विभाग में हो जाता है, आयकर विभाग में। इसके बाद दोस्तों, जैसे इसका सिलेक्शन होता है पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। दोस्तों, सब रिश्तेदार इनको बधाइयाँ देते हैं, कुछ मिठाइयाँ खिलाने के लिए आते हैं और आसपास के लोगों को बड़ी खुशी होती है। राजीव गोयल पहले से ही डॉक्टर थे और उनकी जो पत्नी थी वह जो एक डॉक्टर थी, यानी दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे। पूरा परिवार संपन्न था। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद एक दिन अनाया अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी और मैं हरिद्वार जाने के लिए भोलेनाथ के मंदिर तक पैदल यात्रा कांवड़ करना चाहती हूँ। सुनकर के थोड़ा सा जो राजीव गोयल को तकलीफ हुई, क्योंकि अपनी बेटी अनाया को फूलों की तरह उन्होंने पाला था। उनकी बिटिया के एक एक दुख उन्होंने अपनी बिटिया को देखने नहीं दिए थे। अब जब पैदल की यात्रा को वो सुनते हैं तो वो कहते हैं बेटा इतना कष्ट कैसे सहोगी। तो वो कहती है नहीं पापा, मैं जाना चाहती हूँ, वो भी पैदल। तो वो कहते हैं पैदल जाना इतना आसान नहीं है, बहुत दूर है, पहाड़ी इलाका है, बारिश भी होती रहती है, कहीं कुछ दिक्कत परेशानी हो गई। तो कहते हैं कि पिताजी कुछ भी हो जाए, मैंने संकल्प लिया है, मैं पूरा ज़रूर करूँगी। अब जिद के आगे उनके पिता हार जाते हैं, फिर नहीं मानती है और हरिद्वार तक अपनी कांवड़ यात्रा जो है ड्राइवर को भेजते हैं और साथ ही साथ ड्राइवर को पैसे देते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इनको खर्च करिएगा, इनके पीछे रहिएगा। दोस्तों, वह कार से हरिद्वार तक पहुंचती है, वह नहाती है, हरिद्वार के गोमुख जो है गंगा जल भरती है और वहीं से जो है पैदल कांवड़ लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ चल देती है। उसकी जो गाड़ी होती है पीछे पीछे चल रही होती है। दोस्तों, अभी अपनी यात्रा मेहनत और लगन से करने लगती है और भोलेनाथ को याद करते हुए, क्योंकि वह जो हासिल करना चाहती थी ज़िंदगी में वह पा चुकी थी। बहुत खुशी थी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को सुमिरन करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अचानक मौसम खराब होता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज मूसलाधार बारिश होगी। दोस्तों, फिर वे अपने यात्रा में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो पूरी शिद्दत से कांवड़ लेकर के जा रही थी। सोचती है कि बारिश हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन मैं कांवड़ कहीं नहीं रखूँगी। थोड़ी देर के बाद अचानक से बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि पूरी तरीके से वो लड़की भीग जाती है और उसके साथ बहुत सारे कांवड़ियों का काफिला चल रहा होता है, उनके साथ वह भी चलती जा रही है। अचानक एक जगह पहुंचती है, सड़क के किनारे सामने एक गाड़ी आ रही होती है। ये सड़क के किनारे हटने का प्रयास करती है, लेकिन इसका पैर जो है फिसल जाता है और पैर इस कदर फिसलता है कि पूरी तरीके से वो लड़खड़ा जाती है। इसके पीछे से जो ड्राइवर था जब तक गाड़ी को रोकता, गाड़ी को खड़ी करता और वह बाहर निकलता, तब तक वह लड़की वहीं बगल में खड़ा हुआ था, एक शिविर कैंप लगा हुआ था, इसको वो लड़का संभाल लेता है। कावड़ भी नहीं गिरने देता है, उसको संभाल लेता है कि बहन जी आप ठीक तो हो। इतना जान सुनते ही जो अनाया थी वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप होते तो शायद, आप नहीं होते तो मैं शायद गिर जाती और मेरी जो कावड़ है वह खंडित हो जाती थी।
कहता कि कोई बात नहीं है, हमने तुमको बचा लिया, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। दोस्तों उसने अपने शिविर कैंप में उस लड़की को ले जाता है, जो दर्द का स्प्रे वगैरह होता है वह मारता है, गर्म पानी रखा होता है, उसके पैर वगैरह धुलाता है। ये बहुत ही सेवा भाव, बहुत ही यानी हर कांवड़ियों की बहुत ही मन से सेवा करता था। जिसको पढ़ाई करना चाहिए था, कैरियर बनाना चाहिए, वो आज सेवर शिविर कैंप चला रहा था। कांवड़ियों को उसने बात करने लगती है, पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। अपना नाम वो विनोद बताता है। वह बताता है कि मेरा नाम विनोद है और मैं मूल रूप से हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। मेरे घर परिवार पर कोई नहीं, सिर्फ मेरी माँ के अलावा। मेरी माँ बीमार रहती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के साथ बिताता हूँ। मेरे पिता नहीं है, खेतीबाड़ी भी नहीं है, इसी तरीके से गुजर बसर चलता है। एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन माँ के इलाज में वो पूरी तरीके से टूट गई। मेरे पास ना तो माँ के इलाज के लिए इतने पैसे और ना ही जो घर है खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सामान है। फिर वह किसी न किसी तरीके से जो कुछ कमाता हूँ उसी से सेवा भाव करता हूँ। ये छोटा मोटा 300-400 रुपये का जो दर्द का स्प्रे, टैबलेट और गर्म पानी रखा हूँ, इससे कि जो कावड़ वाले आते हैं, उन्हें थके हारे आते हैं, उनकी सेवा करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ से मेरा विश्वास है कि एक दिन मेरी माँ ज़रूर ठीक हो जाएगी। अब वो मन लगा करके कोई काम इतना शिद्दत से करता है, इस वजह से कोई काम करने का मन नहीं करता और न ही कहीं जाने का मन करता है। यदि मैं किसी शहर चला गया, कुछ काम धंधा कर भी लिया, तो माँ अकेली पड़ जाएगी, जिसकी देखरेख कौन करेगा। इतना सुनकर के अनाया कहती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तो वो बोला नहीं, शादी नहीं हुई है और मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इसी चक्कर में घर में फंस गया हूँ। जॉब करने जाऊँगा, माँ की देखरेख कौन करेगा? और अब सामने ये समस्या है कि माँ के इलाज के लिए अभी पैसे भी नहीं हैं। ये सुनकर के अनाया कहती है कि आपकी माँ कहाँ है? तो वो कहता है मेरी माँ गांव में है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जाओगी तो वहाँ पहाड़ियों पर एक छोटा सा घर है, वहीं पर मेरी माँ रहती है। वैसे सरकारी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ हद तक मुझे उम्मीद दिख रही है कि आराम है, जैसे पहले थी वैसे आज भी है। ये सुनकर के अनाया बहुत हद तक प्रभावित होती है और ये सोचती है देखो आज ये युग में कैसे कैसे बेटे हैं अपना पूरा करियर दाव पे लगा दिए है अपने घर परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए। दोस्तों जब तक वो कावड़िया होते हैं उसको रोक करके अंदर अपने शिविर में लाता है, गर्म पानी से उनके पैर धुलाता है, उनके दर्द की टैबलेट देता है और जो स्प्रे वगैरह था उसको उनके पैर से मारता है, जिससे कि जो थकान है वो दूर हो जाए और एक कावड़ रखने की जगह बनाया था। अब एक केतली में चाय भी बनाता था, चाय पीने के शौकीन जो आते थे वो चाय उन्हें पिलाता था। उसका सेवा भाव देख करके जो भी कावड़िया वहाँ पर आते थे सब प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन उसे पैसा देने की कोशिश करते थे तो वो लड़का कहता है आप मुझे पैसा मत दीजिए, आप सिर्फ भोलेनाथ से ये दुआ करना कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। उन्होंने कभी भी इस तरीके से सेवा लोगों की नहीं की यहाँ की जो उससे पैसा मांगे। दोस्तों वो पूरी तरीके से बदल जाता है और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि मैं आयकर विभाग में ज़रूर जो है नौकरी पाऊंगा, लेकिन मैं ना तो कभी किसी गरीब को सताऊंगी और ना ही वह कभी किसी से रिश्वत लूँगी। अब जो नौकरी करूंगी जब तक करूंगी पूरी शिद्दत, ईमानदारी, सेवा भाव से करूंगी। ये लड़की की जो है अंतिम इच्छा होती है। वो एक पल उठते हुए एक संकल्प ले लेती है। कहीं ना कहीं जो विनोद था पूरी तरीके से अनाया की ज़िंदगी में बदलाव दे चुका था। अनाया वहाँ से कावड़ उठाती है, थोड़ी देर के बाद उसका जो ड्राइवर होता है फिर गाड़ी लेता है और पीछे पीछे उसके चल देता है। अनाया जाती है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल अर्पित करती है और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करती है कि कभी मेरी वजह से किसी गरीब का जो दिल है वह ना दुखे, कष्ट ना हो उसे। बस मुझे इतना सहन शक्ति देना और इतना ही शक्ति देना। मुझे ना रिश्वत, कोई लोभ, ना कोई पैसा। दोस्तों वहाँ से दर्शन करने के बाद अचानक उसका दिल करता है कि चलो विनोद से मिलते हैं। गाड़ी में बैठती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि एक काम करो, विनोद के पास मुझे ले चलो, वहाँ पर जहाँ पर मैं फिसली थी, मेरा ट्रीटमेंट उस लड़के ने किया था, यानी उसका जो शिविर कैंप लगा हुआ है। दोस्तों ड्राइवर उसको लेकर के विनोद के उस कैंप में जो है पहुंच जाता है जहां पर वो देख रेख करता है। वहां पर 7-5 जो है कावड़िए थे, उनकी वो देखभाल कर रहा था। अब कुछ लड़कियां थी, कुछ महिलाएं थी और कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे जो कि कावड़ लेकर जा रहे थे। लगभग 7-8 लोग थे, उनके पैर धो रहा था। एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ किसी को स्प्रे मारा जा रहा था। यही सारा कार्यक्रम चल रहा होता है और बड़ी मेहनत और शिद्दत से वह ईमानदारी से सारा काम कर रहा होता है। गाड़ी में बैठकर वो सही ये सब चीज़ देख रही थी कि देखो कितनी ईमानदारी से और मेहनत से ये काम कर रहा है, जबकि इसको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। बस इस उम्मीद पर ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से इसकी माँ ठीक हो जाए। अब दोस्तों लगभग 20 मिनट तक इंतज़ार करती है। उसके बाद जैसे ही
जैसे जैसे करके श्रद्धालु बैठे थे उस शिविर से बाहर निकलते हैं। शिविर जैसे ही खाली होता है तो गाड़ी से उतरती है, उसको देखकर जो विनोद था झट से पहचान जाता है और कहता है, मैडम आप दर्शन बाबा के अच्छे से हो गए? तो वो कहती है, हाँ सब भोलेनाथ की कृपा थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, आपका प्यार था इस वजह से दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। मैं दिल्ली जा रही थी तो मैं सोची कि तुमसे मिल कर के जाऊँ, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी ना होगी। वो कहता है, बहुत अच्छा किया मैडम आपने, आप चली आईं। आपके जाने के बाद मुझे भी एहसास हुआ और आपको देख कर के लग रहा था कि आप इसी बड़े घर की हैं। ये बात सुनकर के अनाया कहती है कि विनोद, पैसे से कोई इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का दिल सबसे बड़ा होना चाहिए। मैं जब यहाँ से गई थी तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, बेशक तुम्हारे पास धन नहीं है लेकिन तुम दिल के बहुत बड़े हो। और इंसान के पास, जिसके पास धन होता है वह बड़ा नहीं होता है। बहुत लोगों के पास धन है लेकिन आज भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो किसी की मदद करने के लिए उनके उनको पैसे नहीं देते हैं। तुम सेवा भाव कर रहे हो, ये देख कर के मुझे लगा कि सबसे बड़े इंसान दुनिया के तुम लगती हो, तुम ही मुझे तुम सबकी मदद कर रहे हो। ये सुनकर के जो विनोद था वो कहता है कि नहीं मैडम, मुझे किसी के पैसों की उम्मीद नहीं है और ना ही किसी की मदद की। अगर किसी को मदद करना है तो मेरे जैसे निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा हूँ, बस लोगों की सेवा कर रहा हूँ, गर्म पानी से स्प्रे वगैरह ये जो है उनकी मदद कर रहा हूँ। दोस्तों ये सुनकर के अनाया को लगा कि कैसा आदमी है, जबकि इन सभी चीज़ों में पैसे लगते हैं, कहाँ से मैनेज करता है ये, ना कोई नौकरी करता है ना कोई इनकम है। अनाया विनोद के पास बैठ जाती है और विनोद से कहती है कि विनोद, तुमने मेरा दिल पूरी तरीके से बदल दिया है। मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ इसी शिविर में रहूं और मैं भी लोगों की सेवा करूं। दोस्तों ये सुनकर के उसका जो ड्राइवर था मन ही मन सोचने लगता है कि अच्छे खासे बड़े घर की लड़की है, इसका पूरी तरीके से जो दिमाग है वो पागल हो गया है, इसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसके घर वाले इसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों ड्राइवर अपने मालकिन यानी राजीव गोयल को फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं कि शाम जो मालकिन है वे अभिषेक करने के बाद जो है एक लड़का जो है कांवड़ियों की सेवा कर रहा था, अब उसके साथ जो है सेवा करने में जुट गई हैं। तो वो कहते हैं कि अनाया से बात कराओ। अनाया अपने पिताजी से बात करती है। राजीव गोयल कहते हैं कि बेटी, तुम जिस काम के लिए गई थी तुम्हारा काम पूर्ण हो गया है, तुम घर वापस आओ, व्यर्थ के कामों में क्यों उलझी हुई हो। दोस्तों ये सुनकर के अनाया कहती है, पिताजी आप कह रहे हो ये व्यर्थ का काम कर रहे हैं, जबकि निस्वार्थ भाव सेवा मुझे लगता है कि यही है। आज दिन जो मुझे करना है कर लेने दीजिए, मैं शाम को ही यहाँ से या रात को ही यहाँ से निकल लूँगी। 5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी। बहुत दूर का तो रास्ता नहीं है, क्योंकि इकलौती बेटी थी राजीव गोयल की, दबाव भी नहीं बना पाए। वो कहते हैं ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे आ जाना। अब दोबारा पिताजी बोलते हैं कि भूल करके भी फ़ोन करना, जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करूं तो मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेना बेटा। अनाया जो है फिर इतना करके फ़ोन काट देती है और विनोद से बात करने लगती है। विनोद अनाया से कहता है कि अनाया तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी नाराज़ हो रहे हैं, तुम घर चली जाओ, मैं देख रेख कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहती है कि नहीं विनोद, मैं तुम्हारे साथ आज सेवा करना चाहती हूँ। अब विनोद भी हार जाता है। दोस्तों विनोद से पूछती है, तुम खाना पीना कुछ लाए हो, कुछ खाओ तो खा लो। विनोद कहता है कि अब हाँ कुछ बनाकर लाया हूँ। तो वो कहती है कि कौन बनाता है? तो विनोद कहता है कि मैं अपने ही हाथ से बनाता हूँ। वो कहती है कि जो घर से लाए हो वो भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। अब विनोद अंदर ही अंदर संकोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो तहारी खिचड़ी बना कर लाया था। उसको लगा कि अगर खिचड़ी इसको खिलाऊंगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन अब वो लड़की जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि वो टिफ़िन मुझे लाओ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। दोस्तों उसके पास टिफ़िन, एक बड़ा सा टिफ़िन था प्लास्टिक टाइप का, उसको खोलता है, उसमें प्याज थोड़ा सा होती है और थोड़ा सादा घी होता है। अनाया अंदर ही अंदर बड़ी भावुक हो जाती है, उसको अंदर से देखने लगती है। ये सच में बेहद गरीब है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा इंसान है। दोस्तों दोनों बैठ कर के खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद जो ऐसे ऐसे यात्री आ रहे होते हैं, नन्हे नन्हे, अब उनके साथ सेवा भाव में लग जाती है। किसी के पैर धुलाती है, किसी को स्प्रे मारती है, किसी को चाय पिलाती है, किसी को दवा देती है। गर्म पट्टियाँ की व्यवस्था थी, अगर किसी को छाले वगैरह समस्या थी तो गर्म पट्टियाँ बांध दिया करती थी। ये देख के विनोद था अंदर ही अंदर सोचने लगा कि एक बड़े घर की बेटी जो है कार से आई हो, ड्राइवर में साथ में आया हो, इस तरीके से सेवा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका दिल कैसे इतनी जल्दी बदल गया। अब दोस्तों अनाया उसके साथ जो है रात के लगभग 9 बजे तक ये सारा कार्यक्रम करती है और 9 बजे के बाद विनोद अनाया से कहता है कि तुम्हें अब जो है घर चलना पड़ेगा, क्योंकि माँ घर पर अकेली है
जाऊँगा, खाना बनाऊँगा, तब माँ को भी मैं खिलाऊँगा, दवा भी देनी है। तो अनाया कहती है कि विनोद हम दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो विनोद कहता है फिलहाल अभी तक तो सावन है, मैं यहीं पर रहूँगा, उसके बाद अगर मिलना हो तो मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ और अपना नंबर वो दे देता है, अभी भी आकर के मिल सकती हो। अनाया कहती है ठीक है। दोस्तों दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद अनाया कार में बैठ जाती है और जाने के लिए उसका जो दिल था शायद अब विनोद के पास छूट गया था। उसकी आंखें नम थी, वह देखती रहती है जब तक विनोद उसको दिखाई देता रहता है, उसको देखती ही रहती है उसकी आंखों से जब तक वो ओझल ना हो जाता। इधर दोस्तों अनाया दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही थी और विनोद अपने घर चला जाता है। जाने के बाद खाना पीना बनाता है, अपनी माँ को खाना देता है, दवाइयाँ देता है। लगभग 10:30 बजे के आसपास अनाया दिल्ली पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसके पिताजी अभी हॉस्पिटल में आए नहीं थे, उनकी माताजी आ चुकी थी। माताजी उसका हालचाल पूछती है, यात्रा कैसी रही बेटा, दर्शन कैसे हुए। अब जो भी होता है सब कुछ बताती है, अच्छे से सब कुछ बताती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं बेटी तुम दर्शन करने गई थी, वहाँ पर ये सब क्या करने लगी? वो बोली पिताजी पैसे से सब सुख शांति नहीं मिलती, मुझे अच्छा लगा और मैंने देखा कि एक लड़का जो कि परेशानियों से घिरा हुआ था फिर भी लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा था। उसने मेरी भी मदद की, मुझे भी लगा कि लोगों की मदद करना चाहिए। यदि एक दूसरे का कोई सहारा नहीं बनेगा तो कभी भी जो है चैन चलता नहीं है, यानी काम करने का टूट जाता है विश्वास। इसी वजह से मैं उसके साथ काम करने लगी। ये सुनकर के उसके पिता राजीव गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटी बड़ी बेझिझक हो गई हो, लेकिन दिमाग अभी भी तुम्हारा छोटा है, कुछ भी सोच लेती हो। दोस्तों सारे लोग घर बैठ कर के खाना खाते हैं। अनाया अपने कमरे में लेट जाती है, सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसको आज नींद नहीं आ रही थी। 12 बज जाते हैं। बार बार विनोद का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। दिल कह रहा था कि विनोद से एक बार बात कर ले। दोस्तों विनोद को एक बार फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन उठता नहीं है। वह सोचती है कि दोबारा करूँगी, पता नहीं वहाँ पर है या नहीं, किस हाल में है। लगभग 2 घंटे के बाद विनोद का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद दोनों में बात हो जाती है। हालचाल पूछती है, बताती है कि मैं सकुशल पहुँच गई हूँ, लेकिन विनोद तुम्हारे साथ जो बिताए हुए पल आज भी मुझे याद आ रहे हैं। विनोद कहता है कि जब से तुम गई हो अनाया मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं माँ की बीमारी से बहुत परेशान हूँ। जैसे ही माँ की बीमारी का नाम लेता है अनाया को याद आता है कि कहती है बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? तो वो कहता है कि पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। तो वो कहती है तुम एक काम करो, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं कल बात करती हूँ अपने पिताजी से और तुम इनको लेकर के दिल्ली आ जाओ, अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दूंगी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और पैसे भी तुम्हें नहीं लगेंगे, यदि पैसे लगेंगे उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। वो कहता है ठीक है मैडम, अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो मैं नहीं करा पाऊँगा, वैसे भी अगर थोड़े भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे किसी से मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। अब वो कमाता है, वो सेवा भाव में सारा पैसा खर्च कर देता है, बाकी दवा 1 महीने के लिए लिया था वही खिला रहा था। कहती है ठीक है तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अनाया अपने पिताजी से चोरी से जो गाड़ी बुक करी थी उसको भेज देती है विनोद के घर। विनोद का फ़ोन करते ही तुम्हारे घर पर इतने बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। विनोद कहता है अनाया तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो अनाया कहती है कि विनोद हमने तुमसे सीखा है कि अब जो है सबकी सेवा करनी चाहिए और ये फ़र्ज़ बनता है हमारा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया था। विनोद कहता है कि वह मेरा धर्म था और मैं इसलिए वहाँ पर बैठा था, इसलिए जो तुम कह रही हो सिर्फ मेरे ऊपर कर्ज का बोझ लाद रही हो, एहसान लाद रही हो। ये सुनकर के अनाया कहती है कि विनोद चुप रहो, दोबारा कुछ मत बोलना। दोस्तों विनोद भी मजबूर हो जाता है, करे तो क्या करे। गाड़ी उसके घर के पास खड़ी हो जाती है, अपनी माँ को गाड़ी में बैठाता है और बैठा करके दोस्तों दिल्ली के लिए वो निकल जाता है। लगभग 2 ढाई घंटे के बाद जो है विनोद पहुंच जाता है जहां पर गाड़ी का लोकेशन अनाया बताई रहती है। उसी लोकेशन पे विनोद पहुंचने के बाद अनाया वहां पर मिलती है। दोनों एक दूसरे को मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। अनाया कहती है कि अब तुम अच्छी जगह आ गए हो, तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों ये सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं विनोद की। उसने उसे गले लगा लिया तो वो सोचता है कि सेवा भाव की थी भगवान भोलेनाथ की, शायद ये मुझे फल मिल रहा है। दोस्तों अनाया उसकी माँ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उनके पिता राजीव गोयल रहते थे और अपने पिताजी से कहती है कि ये बूढ़ी दादी और इनकी पूरी बॉडी की जांच कराइए, इनको क्या परेशानी है।
इनका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको सोर्स या पावर लगे तो ऐसा करिए कि इनका एक भी पैसा ना लगे और इलाज इनका अच्छे से हो जाए और बहुत ही अच्छी ये जल्दी से हो जाए। ये सुनकर के जो राजीव गोयल थे थोड़ी देर के लिए तो एकदम हैरान हो जाते हैं और अनाया से कहते हैं कि जब तुम हरिद्वार से आई थी तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा बदलाव आ गया, सच बताओ ये कौन है। दोस्तों थोड़ी देर के लिए वो चुप रहती है, उसके बाद सारी कहानी अपने आप बताना शुरू कर देती है। अब जो सुनकर के राजीव गोयल थे वह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे इतना भरोसा नहीं था, कि यकीन था कि तुम कभी ऐसा सेवा भाव करोगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब तुम इनके इलाज की चिंता बिल्कुल मुझ पर छोड़ दो, पैसा हो या ना हो इनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। दोस्तों तत्काल प्रभाव से उनको एडमिट किया जाता है। राजीव गोयल और जो डॉक्टर की टीम होती है जांच के लिए उनको भेज देती है। जांच के बाद रिपोर्ट आती है और उस आधार पर इनका ट्रीटमेंट होने लगता है। एक सप्ताह तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। इस एक सप्ताह में पूरा खाना पीना जो भी देख रेख होती है वो अनाया करती है। अब वो मिल कर के करती है विनोद के साथ और वे दोस्तों एक सप्ताह बाद उनके स्वास्थ्य में बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाता है। एक दिन अनाया और विनोद दोनों बैठे थे। राजीव गोयल जो डॉक्टर आते हैं उनसे कहते हैं कि बेटा तुम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत हद तक ठीक हो गई हैं, 2-3 दिन में हो सकता है डिस्चार्ज भी हो जाए। इनके स्वास्थ्य में अब बहुत सुधार हो गया है। थोड़ी बहुत दिक्कत थी, कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारियों में जो इलाज होता है, जो दवाएं होती हैं वे काम नहीं करती हैं। अब पूरी तरीके से ये स्वस्थ हो चुकी हैं, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सुनकर के दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब जो संजीव गोयल के थे उनके पैर में वो गिर जाता है और कहता है कि आप डॉक्टर नहीं भगवान हैं। मैं जिस शिद्दत और सेवा भाव से भगवान भोलेनाथ की सेवा में लगा था, उन्होंने भगवान के रूप में आपकी बेटी को भेज दिया। शायद आप नहीं होते तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाता, ना ही मेरी माँ ठीक हो पाती और ना ही मेरे पास इतने पैसे होते। दोस्तों ये व्यवहार देख कर के संदीप गोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार ऐसा कोई पेशेंट आया था जो अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। ऐसा ना होते हुए भी दोस्तों उनके व्यवहार से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रहने की व्यवस्था है, मेरा घर पूरा खाली है, तुम यहीं पर रह सकते हो। और करते क्या हो तो वो बताता है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर जॉब करना चाहो तो मैं तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ, मेरी बहुत जान पहचान है, अच्छे अच्छे लोगों से है, जो बड़े बड़े सेठ से है। तो वो कहता है अगर सर आप इतना एहसान मुझ पर कर दोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। वो कहते हैं ठीक है, एहसानमंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों वह अपना पूरा मकान दे देते हैं उसको रहने के लिए। अब विनोद 3-4 दिन के बाद अपनी माँ को वहाँ से डिस्चार्ज कराता है और वहीं ले जा कर के रहने लगता है। समय समय पर दोस्तों वहाँ ला कर के दिखाया भी करता था और अनाया थी, अनाया को भी देख रेख करने आने लगती है, क्योंकि उसकी जो ज्वाइनिंग थी दिल्ली शहर में थी, दिन भर जॉब करती थी, शाम को वापस आती थी तो सबसे पहले विनोद के घर जाती थी, उसकी माँ के हाल पूछती थी। विनोद की शाम को अपने घर मिलता था क्योंकि वो वहाँ पर काम पर लग चुका था। काम करने के बाद दोस्तों अब तीनों एक परिवार के रूप में रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है, कहीं ना कहीं अनाया और विनोद को एक दूसरे के प्रति प्रेम हो चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन अनाया विनोद से कहती है कि विनोद अब मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। विनोद कहता है कि कहिए। अनाया कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जब तक एक दूसरे से मिले मेरा दिल यही कहता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरा तुमसे लगाव इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे बिना मुझको नींद नहीं आती और मुझे चैन भी नहीं आता है। ये सुनकर के विनोद कहता है यही हाल मेरा है। मुझे ये लगा कि शायद मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है और इसी वजह से मेरी नीयत फिसल गई, इस वजह से मैंने ये बात आज तक तुमसे नहीं कही। ये सुनकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए, दोनों एक दूसरे के गले लगे। उसकी माँ बैठी थी, उसकी माँ कहती है कि तुमने मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, तुमने मुझे एक नया जन्म दिया है और काश तुम मेरे घर की बहू बन जाओगी तो मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, साथ ही साथ में मैं भी खुश रहूँगी। दोस्तों विनोद की माँ इस रिश्ते के लिए मान जाती है, लेकिन संदीप गोयल जी होते हैं जब उनको रिश्ते के बारे में पता चलता है तो थोड़ी देर के लिए वो खामोश रहते हैं, लेकिन उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जो अनाया का लगाव था वो विनोद के प्रति बहुत सच्चा है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट अप्लाई कैसे IAS PCS से तुम्हारी शादी करूँगा, लेकिन जब तुमको यही पसंद है तो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मैं किसी के प्यार के बीच में आना नहीं चाहता हूँ। धीरे धीरे करके चीज़ें बदल जाती हैं, समय बदल जाता है।
जब विनोद और अनाया दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बन जाते हैं और पति पत्नी के रूप में बन जाते हैं दोस्तों। संदीप गोयल का जान पहचान के डॉक्टर होते हैं, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, सब आते हैं। तो कोई पूछता है कि शादी का लड़का क्या करता है, क्योंकि संदीप गोयल को अपने आप को बचाना था, तो वो बताते हैं कि ये बड़ा बिजनेसमैन है, इसका हरिद्वार में बहुत बड़ा बिजनेस है। ये सुनकर के सारे लोग, क्योंकि कोई देखने तो जाता नहीं है, सब लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जो है विनोद गोयल जो मकान था उसी में अब जो है रहने लगता है। अब पूरी तरीके से संदीप गोयल विनोद की देखरेख करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे कमाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, नौकरी छोड़ दो। अनाया कमा रही है, अनाया भी उसकी जॉब छुड़वा देती है और परिवार के साथ जो है सब लोग रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। और जो विनोद था अनाया को अपनी आंखों पर बिठा कर रखता था, उससे बहुत प्यार किया करता था। अनाया को एहसास हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी में कब बदलाव आ जाए, किसको किससे प्रेम हो जाए, किसी ने ये नहीं देखा है। अगर आप ईमानदार हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। कष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऐसे झटके में ही कट जाएगा। कभी आपको आवाज़ नहीं होगा कि हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। किस किस के साथ ऐसा हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलता हूँ एक सही और नई और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।